मित्रों नमस्कार। अपन ने पिछले वीडियो में निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत, ये जो 5 सिद्धांत थे उनके बारे में जाना समझा। विकास के कुल 10 सिद्धांतों में से पिछले वीडियो में अपन ने 5 सिद्धांतों पे चर्चा की। अब बाकी बचे हुए 6 सिद्धांतों पे अपन चर्चा करना चाहेंगे। बाल विकास का छठा जो सिद्धांत है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अर्थात विकास के जितने भी पहलू हैं उन सब में आपस में संबंध होता है। सिद्धांत का नाम है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अर्थात परस्पर संबंध, विकास के जितने भी पहलू हैं उन सब में आपस में संबंध होता है। ऐसा नहीं है कि एक सब बहुदिशीय, बहुत सारी दिशाओं में अलग अलग विकास कर रहे हो, ऐसा नहीं है। उनका आपस में भी संबंध होता है। तो देखिए, बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि सब में आपस में संबंध होता है। अर्थात इसको समझने के लिए अपन ऐसा देख सकते हैं कि जब एक बालक के शरीर में विकास होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, उसका शरीर बढ़ता है और उसमें शारीरिक चेंजेस आते हैं, शारीरिक परिवर्तन आते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी रुचियां भी बदलने लगती हैं, उसका ध्यान केंद्रण है उसमें भी परिवर्तन होने लगता है, उसकी भाषा में परिवर्तन होने लगता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, उसके गामक क्रियाओं में परिवर्तन होने लगता है। हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास के साथ साथ अन्य जो पहलू मानसिक हैं, संवेगात्मक हैं, भाषिक हैं, उन सब में भी परिवर्तन हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब विकास पहलुओं में आपस में संबंध रहता है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम रखा गया है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसके समर्थन में गेरिसन कहते हैं कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं एकदम सरल शब्दों में आपको मनोविज्ञान समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस सिद्धांत को अपन एक वाक्य में कह सकते हैं कि जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। परस्पर संबंध अर्थात विकास के सभी पहलुओं में आपस में जो संबंध है उसकी बात की जा रही है। 7वां जो सिद्धांत है वो वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत है। विकास के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है और यह पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। परस्पर 2 बालकों में, 2 बालिकाओं में या एक बालक और एक बालिका में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी स्थितियों में व्यक्तिगत भिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास है उसमें विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सब 2 बालक एक समय जन्म लेने पर एक जैसा विकास करेंगे, ऐसी स्थितियां नहीं हैं। ना ही ऐसा 2 बालिकाओं में है, ना ही ऐसा एक बालक और एक बालिका में है। इन सारे लोगों में कुछ ना कुछ वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं और वो अपन देखते ही हैं। सब किसी के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, किसी के बाल बहुत कम बढ़ते हैं। ये शारीरिक मामले में, मानसिक मामले में अपनी कक्षाओं को जब अपन देखते हैं तो वहाँ भी अपन कई सारे वर्गीकरण कर देते हैं कि साहब इसका मानसिक विकास धीमा है, इसका मानसिक विकास तेज है। भले ही उनका जन्मदिन एक हो, भले ही वो एक ही समय में जन्मे हों, उनकी आयु एक ही हो, पर उनमें वैयक्तिक भिन्नताएं तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो वे विकास का 7वां सिद्धांत है वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। तो इसका भी जैसा नाम वैसा काम। इसके समर्थन में स्किनर ने कहा है, विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, पर्याप्त मात्रा में विभिन्नताएं होती हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 विभिन्नताएं होती हैं। तो स्किनर का एक कथन शायद आपको याद रह जाएगा, विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। और ये कथन किसके संदर्भ में है? व्यक्तिक विभिन्नताओं के सिद्धांत के संदर्भ में है।
सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत। यहाँ जो प्रतिमान शब्द है उसको समझिए। ये मॉडल प्रतिमान अर्थात एक जैसा, एक प्रकार का, एक स्वरूप का। यहाँ गति से तात्पर्य नहीं है, गति से तात्पर्य नहीं है और उसमें आने वाले अंतर से तात्पर्य नहीं है। यहाँ है मॉडल से तात्पर्य। मॉडल का मतलब, प्रतिमान का मतलब ये हुआ कि एक जाति में यदि एक क्रम है किसी शिशु के बढ़ने का या किसी जानवर के बच्चे के बढ़ने का, तो वो उसी क्रम से उसमें विकास होगा। उस क्रम में कहीं भिन्नता नहीं होगी। जैसे मानव जाति है, मानव जाति का शिशु जो है उसमें पहले साफ सर का विकास होता है, फिर बाकी अंगों का विकास होता है, तो सब में वो वैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी में पहले पैरों का विकास हो गया और बाद में सर का विकास हुआ, ऐसी स्थितियां हैं नहीं। 3 से 9 माह के बीच या 9 से 12 माह के बीच जो विकास होने हैं, जो अभिवृद्धि होनी है, वो सब शिशुओं में एक जैसी ही होंगी। उनके क्रम में चेंज नहीं होगा कि कहीं 9 से 12 माह में होने वाले परिवर्तन किसी एक में पहले हो गए और किसी एक में बाद में हुए, ऐसी स्थितियां हैं नहीं। और जैसे दांतों का आना, जब दांत निकलते हैं वो भी ऐसा, उनका जो समय है वो एक क्रमानुसार निश्चित है। उस समय में ही मानव शिशु के दांत निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के तो बहुत बाद में निकले, सब वो बहुत बड़ा हो गया तब दांत निकले, और किसी के बहुत पहले ही निकल आए थे, ऐसी स्थितियाँ नहीं है। उनमें जो क्रम है निश्चित, वो निश्चित है, और वो जो प्रतिमान है, वो जो स्वरूप है, उसी में उसका विकास होगा। तो अपन कह सकते हैं कि सभी जातियों में विकास का प्रतिमान उस जाति की सभी इकाइयों के लिए समान होता है। जैसे मानव के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक जैसा ही होगा, उसमें किसी प्रकार का अंतर संभव नहीं है। यहाँ मैं पुनः कहना चाहूँगा, प्रतिमान का तात्पर्य है विकास का क्रम। हरलोक के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत में साहब बालक जो है उसमें विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर ही होता है। उसके बाद आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट प्रतिक्रियाएं निश्चित हो जाती हैं और उनका दिशांतरण हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बच्चे का हाथों को हिलाना, बच्चे का हाथों को हिलाना, ये एक सामान्य प्रतिक्रिया है। उसने अपने हाथों पे नियंत्रण करना सीख लिया, उसने अपने हाथों पे नियंत्रण करना सीख लिया। वो चाहे तो एक दिशा में हाथ को ले जा सकता है, वो चाहे तो हाथ को वापस समेट सकता है, वो चाहे तो एक अंगुली से किसी को दिखा सकता है, वो चाहे तो पूरे हाथ के पंजे को हिलाकर कोई प्रतिक्रिया दे सकता है। ये हुई सामान्य प्रतिक्रियाएं, यानी वो अपने जो हाथ पे है वो नियंत्रण स्थापित कर पा रहा है ना। ये विकास की एक स्टेप है। तो विकास जो है वो सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर ही होता है। अब क्या, अब यदि बालक की आवश्यकता किसी को बुलाना है, बालक की आवश्यकता क्या है, किसी को बुलाना है, तो वो फिर विशिष्ट प्रतिक्रिया, यानी उस बुलाने के अर्थ में वो हाथ को अपनी तरफ अंगुलियों करके हिलाएगा। बुलाने का इशारा अपन सब जानते हैं, उस ढंग से हिलाएगा। अर्थात वो बुलाने के अर्थ में उस बच्चे के लिए विशिष्ट प्रतिक्रिया हुई, वो दिशांतरण हो गया, उस हस्त क्रियाओं पे नियंत्रण का दिशांतरण हो गया। और सामान्य प्रतिक्रिया क्या थी, अपने हाथों की क्रियाओं की गति को नियंत्रित करना। तो इसमें अपन समझ गए होंगे कि सामान्य क्या और विशिष्ट क्या। तो सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत भी विकास का एक सिद्धांत है, और जैसा नाम वैसा काम। हरलोक के अनुसार विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। बात वही है, सबसे पहले सारी प्रतिक्रियाएं सामान्य होती हैं, और जब विशेष परिस्थिति होती है या फिर कुछ विशेष घटित होना होता है या विशेष संकेत होता है, ऐसी स्थिति में वो जो प्रतिक्रिया है उस कार्य के लिए या उस क्रिया के लिए रूढ़ होकर क्या विशिष्ट बन जाती है। ये अपना 9वां सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत है।
अपना 10वां और अंतिम विकास का जो सिद्धांत है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि जो विकास होता है वो केवल वंशानुक्रम के कारण हो ऐसा भी नहीं है, और केवल वातावरण के कारण हो ऐसा भी नहीं है। ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में आपस की जो अंतःक्रिया है उसके कारण विकास होता है, और उसी के कारण विकास को एक निश्चित दिशा मिलती है। तो अपन एक बार देखें इसको। बालक का विकास ना तो केवल वातावरण के कारण होता है और ना ही केवल वंशानुक्रम के कारण होता है, अपितु दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। इसके समर्थन में स्किनर कहते हैं कि यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। समझिए इस पंक्ति को, वंशानुक्रम जो है वो उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। अर्थात एक मजदूर है, एक मजदूर का जब बेटा, क्या वो मजदूर ही बनेगा? ऐसा तो नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। अब एक चीज और देखिए, एक मजदूर है, उसके घर जो बालक होगा वो कुपोषित होगा। अब यहां अपन ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं सारी चीजें? ये इसलिए कि जो मजदूर का वंश है उसके अनुसार तो उसको वैसा ही होना चाहिए, किंतु यदि उसी बालक को एक अच्छे वातावरण में रख दिया जाए तो वहां उसको यदि भला सा वातावरण मिल जाए तो वो कुपोषित नहीं होगा और वो आराम से क्या एक स्वस्थ मानव होगा। अब इसमें एक चीज और है, जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार ये भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। अब इसके विपरीत ये भी बात है कि जीवन का जो प्रारंभिक वर्ष अपने हैं उनमें यदि व्यक्ति को दूषित वातावरण मिले तो कुपोषण मिले तो वो गंभीर रोग और जन्मजात योग्यताओं को कुंठित बना सकता है। इसको समझिए कि एक बहुत अच्छे वंश में किसी बच्चे ने जन्म लिया, सारी चीज़ें ठीक हैं, परंतु यदि उसको किसी दूषित वातावरण में ले जाके छोड़ दिया जाए और वहाँ वो गंभीर रोगी हो जाए, ऐसी स्थिति में उसकी जो जन्मजात योग्यताएं हैं जो उसने अपने वंश से प्राप्त की हैं, वो जो योग्यताएं हैं वो भी कुंठित हो सकती हैं और वो निर्बल बन सकता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की आपसी अंतःक्रिया है, उन दोनों का विकास पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। यानी विकास का सिद्धांत कहीं वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर भी निर्भर करता है। तो ये अपना 10वां सिद्धांत था, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस प्रकार से अपने ये 10 सिद्धांत हुए, इनका एक बार दोहरान कर लें, जिससे कि आप जो ही इनका नाम पढ़ेंगे उसके साथ ही आपको आपके द्वारा सुनी गई सामग्री थोड़ी थोड़ी याद होगी। और यदि आपको ऐसा लगे कि इस सिद्धांत को मुझे दोबारा सुनना है या इसकी स्लाइड दोबारा देखनी है, तो आप एक बार वीडियो में जहां इसकी स्लाइड है उसको एक बार दोबारा देख और सुन भी सकते हैं। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत, दूसरा है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत, चौथा है विकास दिशा का सिद्धांत, पांचवां है एकीकरण का सिद्धांत, छठा जो कि आपने आज पढ़ा वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सातवां वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, सातवां सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत, आठवां जो है वो सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत, नौवां जो है वो सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, और जो 10वां है वो है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस प्रकार के से अपन ने विकास के 10 सिद्धांतों के बारे में जाना और समझा। मित्रों, अगला जो अपना वीडियो होगा वो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर होगा। उसके मैं कोई पार्ट नहीं करूँगा, हो सकता है थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए, पर विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उन पे एक ही वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और भविष्य में
जो अपन वीडियो बनाएंगे वो एक टॉपिक पे एक ही बनाएंगे, भले ही वो थोड़ा सा बड़ा हो। और मेरी आपसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा समय तैयारी के लिए, वैसे समय तो देना ही होता है, पर कहीं ऐसा ना हो कि आप धैर्य धारण नहीं करें और यदि थोड़ा लंबा वीडियो हुआ तो आपको ऐसा उबाऊ सा लगे। अध्ययन वैसे मित्रों कठिन कार्य तो नहीं है, मैं कठिन कार्य नहीं कहूँगा, क्योंकि कठिन कार्य तो वो है जो कृषि में कृषक करता है या फिर मजदूर करता है, वो सारे शारीरिक श्रम वाले बड़े कठिन कार्य होते हैं साहब। अध्ययन तो आप सामान्य वातावरण में बैठ के, सुंदर सी जगह बैठ के बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत आराम से करते हैं। जब नींद आती है तो सो जाते हैं, और उसके बाद जब इच्छा होती है तो पढ़ लेते हैं। घर वालों की तरफ से भी पूरी स्वतंत्रता होती है। ऐसी स्थिति में यदि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो तो आप आराम से उसको देखिएगा, समझिएगा, और कहीं ऐसी कन्फ्यूज़न की स्थिति हो या फिर कुछ स्पष्टता की बात हो तो आप मेरे नंबर पे बात भी कर सकते हैं। और अपना जो रीड टारगेट व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शामिल होकर, वहाँ भी अभी तक सबके लिए ओपन है, आप चैटिंग भी कर सकते हैं। और भविष्य में यदि ओनली एडमिन कर दिया जाए तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप प्रश्न छोड़ सकते हैं, आपकी कोई शंका हो तो। आप सबसे अंत में निवेदन जरूर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दूसरे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।